ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे प्रिवेंशन टू क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट्स। जनरली ये जो आप पढ़ते हैं एक्ट, इसके पीछे कोई ना कोई आपकी कमियां छिपी होती हैं, इसलिए आपको ये एक्ट बनाना पड़ा। क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर का है कि जहां पर आपको लूप होल मिलता है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपके लॉज हैं, जहां पर आपको लूप होल मिलता है ह्यूमंस को, वो हम वहीं पर फायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस जो एक्ट का सबसे मेन एजेंडा क्या है वो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि तब तक आपको एजेंडा समझ में नहीं आएगा आप एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें लाई गई और उससे भी ज्यादा क्यों लाई गई, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो क्रुएलिटी टू एनिमल्स कोई आपके लिए नई चीज नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने 2022 में इस एक्ट को जो है अमेंडमेंट में लाया है, कुछ आपके चेंजेस किए हैं कुछ, और इसमें जो आपकी पहले बहुत कम सजा होती थी या बहुत कम फाइन था उसको बढ़ाया है, एक दो चीजें और ऐड की हैं, वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि एक डॉग को गाड़ी के साथ बांध कर पीछे दौड़ाया जा रहा है, इसी तरीके से ये एक पिक्चर है, लेकिन बहुत सारी आपको एग्जांपल्स आपकी रूटीन लाइफ में मिल जाएंगे। नॉर्मली लोग डॉग को एज एन पेट रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो ओल्ड एज में आता है उसको बाहर छोड़ देते हैं और वो सरवाइव नहीं कर पाते जो दूसरे डॉग्स हैं, क्योंकि वो स्पेशल ब्रीड के होते हैं, तो उनको टेम्परेचर, खाने का, उनको सब अलग केयर चाहिए। तो वो स्ट्रीट डॉग्स के साथ या बाहर वाइल्ड इन्वायरमेंट में आपका नहीं कर पाते, तो एक तरह का वो भी क्रुएलिटी ही है। और इसके साथ अगर हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, तो अगर हम कंप्लीट ड्रग्स पर ना जाएं कि आपके डिफरेंट फेजेस होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड नाउ वी कंसीडर 5 ऑल्सो। अगर हम उस पर ना जाए तो नॉर्मली हम कॉस्मेटिक्स की बात करें, हम फेस वॉश यूज करते हैं, क्रीम्स यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, तो उनकी टेस्टिंग के लिए तक हमें एनिमल चाहिए। जनरली रैबिट को यूज करते हैं, रैबिट की स्किन के ऊपर अप्लाई करके दिखते हैं। आपने देखा होगा कि लिखा होता है जो भी आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं या सोप यूज करते हैं कि आंखों में चला जाए तो आप पानी से वॉश कर लीजिए। तो पहले कहीं ना कहीं किसी की आईज में वो टेस्ट किया गया होगा कि अगर आंखों में ये कंपाउंड जाता है तो आपका इरिटेशन कॉज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जॉनसन एंड जॉनसन की एड सुनी होगी, जिसमें एक छोटा बच्चा आता है और अगर उसकी आंखों में शैम्पू जाता है तो वो कहते हैं इरिटेशन नहीं होती है। क्योंकि आप जनरली यही समझ लेते हैं कि हर आपके कंपाउंड पर, हर आपके प्रोडक्ट पर लिखा होता है कि आंखों में अगर प्रोडक्ट जाएगा तो इरिटेशन होगा। तो ऐसे भी प्रोडक्ट है जो नहीं करते। तो इंट्रोडक्शन, व्हाई वी डू दिस लॉ, कमिटीज, ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड द अमेंडमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अमेंडमेंट। तो व्हाई डू वी डू एनिमल स्टडीज, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। और जनरली बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन वो थोड़े नाराज भी रहते हैं, क्योंकि जब वो फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, लैब्स में काम करते हैं, तो उन्हें एनिमल्स नहीं दिए जाते हैं कि वो सॉफ्टवेयर पर परफॉर्म करते हैं, तो एक वो फील नहीं कर पाते उस काम को और वो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को। तो हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं कि आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और आपको एनिमल चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसका प्रोसीजर क्या होगा। इसी प्रोसीजर में आप देखेंगे डिफरेंट कमेटीज हैं जो आती हैं। आइए, ईसी आएगा आपका, सीपीसी, एससी आएगा, तो ये कमेटीज हैं, इनके फॉर्म होते हैं जो आपको भरने पड़ते हैं। जैसे कोई एम फॉर्म करेगा या कोई भी काम कर रहा है, उसमें आपकी डिफरेंट वर्डिंग होती है, आपको उनको समझना पड़ता है। तो हम इस तरीके से लेने के चल रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे एनिमल स्टडीज क्यों करते हैं। जनरली आप कोई भी कंपाउंड बनाते हो तो उसके लिए आपको एनिमल स्टडीज इसलिए जरूरी है, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर उसको क्लिनिकल स्टेज में ले आएंगे तो एक ह्यूमन पॉपुलेशन का लॉस जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। और हम ऐसे एनिमल्स पे काम करते हैं जो ह्यूमन से जिनका जेनेटिक मेकअप मिमिक करता है। जैसे रैट एंड माइस देखेंगे आप, रैबिट में ऐसा नहीं है कि रैट माइस में आप हर चीज की स्टडी कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपको टीबी पे स्टडी करनी है तो आप यूनिया पिक पे देख देख लेते हो कि उसमें आपके ज्यादा करते हो। आपको हिस्टामिन से रिलेटेड स्टडी करनी है तब भी आप इस पे करते हो, क्योंकि हिस्टामिन के रिसेप्टर्स ज्यादा है। रैट माइस पे करते हो अगर आपको टेट्रोजेनिक कोई ड्रग है उसकी स्टडी करनी है। इंसुलिन का ऐसे करना है, आप रैबिट वगैरह पे करते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। इवन अगर आप अपने बी फॉर्म के प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे तो आपको अलग अलग एनिमल पे मिलेंगे। कई बार आप इलियम यूज करते हो, रैट का यूज करते हो, माइस का यूज करते हो, तो अलग अलग है। तो आप जो भी पढ़ेंगे आप इस तरीके से हम इस वीडियो को आगे लेके जाएंगे कि आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको एनिमल चाहिए। आप कौन कौन सी कमेटी से आपका जो फॉर्म भरेंगे, आप एक फॉर्म होता है आप जो भरते हैं, उसमें आपके गाइड की, आपकी, आपके प्रोजेक्ट की
डिटेल्स जो है वो चाहिए होती हैं। आपको कितने एनिमल चाहिए, क्यों चाहिए, आप कितने एनिमल्स को सेक्रीफाइस करेंगे, कितने एनिमल आप अपने डिजीज कॉज करने के बाद वापस करेंगे, वो सारी चीज़ें उसमें लिखना होता है। तो हम इसी तरीके से लेके चलेंगे। सबसे पहले इस एक्ट की बात करें तो 1960 में ये एक्ट आया था। अब इम्प्लीकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि अब एज एन हम स्टेट काउंट करते हैं इंडिया का, पहले अलग से काउंट करते थे। अब जो भी आप ये वर्डिंग देख रहे हैं, ये क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है इनको, आप डायरेक्ट लॉ में आ सकते थे और इसके साथ साथ आप डायरेक्ट कमिटीज पे आ सकते थे, क्योंकि कमिटीज की जो क्या आपका वर्क है, कमिटीज किस तरीके से काम करती है, उसमें ये वर्ड बार बार आएंगे। तो आपको मतलब पहले समझ में आ जाना चाहिए। एनिमल इज एन लिविंग क्रिएचर अदर देन एन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को छोड़कर यहाँ पर प्लांट भी आना चाहिए था, क्योंकि प्लांट को हम लिविंग में काउंट करते हैं। तो एनिमल इज ए लिविंग क्रिएचर अदर देन ए ह्यूमन बीइंग। बोर्ड का मतलब, अगर कहीं पर भी बोर्ड लिखा हुआ आएगा, उसका मतलब एनिमल वेलफेयर बोर्ड एस्टेब्लिशमेंट है। ब्रीड का मतलब क्या होता है कि जब आप एक ही तरीके के एनिमल प्रोड्यूस करते हैं, तब आप उसको ब्रीड बोलते हैं कि इस ब्रीड का एनिमल है, ये इस ब्रीड का डॉग है। तो ब्रीड तो एक ही होती है, उस ब्रीड के अंदर एक ही तरह के बहुत सारे एनिमल आते हैं, तो दैट वी कॉल एज ब्रीड। ब्रीडर क्या होता है? ब्रीडर कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई एक पर्सन हो सकता है जो कि कमर्शियल हो, लेकिन वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, जो कि ब्रीड कराता है और वैसे एनिमल्स का आपका जेनेटिक मेकअप करता है और उनको प्रोड्यूस कराता है। मान लेते हैं, आपने जनरली सुना होगा कि काउज में और बफेलोज में ऐसा मेल या फीमेल को हम देखकर ब्रीड कराते हैं, जो कि आपका अच्छा एक मिल्क प्रोड्यूसिंग जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ला सके। कि मेल में आप देखेंगे मस्कुलैरिटी ज्यादा हो, फीमेल जो है आपका वैसी हो जिसमें आपका पहले से अच्छे दूध देने वाले आपके जीन्स है या डिजीज रेजिस्टेंट वाले जीन है, तो हम ऐसे को ब्रीड कराकर अच्छा एक एनिमल, एक अच्छी जनरेशन ला सकते हैं। तो हम ब्रीडर उसको बोलते हैं जो कि ऑथराइज्ड है। अब ये कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कोई आपका पर्सन भी हो सकता है। और ये जो एनिमल आएंगे ब्रीड वाले, इनको हम स्पेसिफिकली यूज करेंगे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए। अब कुछ स्टूडेंट फार्माकोलॉजी में जनरली पूछ लेते हैं कि हम घर से चूहा उठा लाएं, उस पर काम कर लिए, तो सबसे पहले दिक्कत ये होती है कि उनकी ब्रीड सेम नहीं होती, वो एक ही इन्वायरमेंट से नहीं आए होते। ये भी आपका एक रहता है। नेक्स्ट इज द कमेटी। कमेटी आपका सेक्शन 15 के अंदर जो है वो बनाई गई है, और सबसे मेन कमेटी यही है आपकी CPC-SE। इसी के अंदर ही आपका सबका काम, जो सारा काम है वो आपका होता है। इसके हम फुल फॉर्म आगे देखेंगे। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल और कोई इंस्टीट्यूट जो आपका एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। अगर एस्टेब्लिशमेंट आपका वर्ड आता है, दैट मीन्स कि कोई इंस्टीट्यूट, कोई पर्सन, कोई कंपनी जो आपका एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करती है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर कि कोई भी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इथोलॉजिकल, जिसमें आपका एनिमल का आप यूज कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में। किसके लिए हो रहा है? वो आपका हो सकता है कि किसी ड्रग की टेस्टिंग के लिए हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडीज बनाने के लिए हो रहा है, या फिर आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उससे, जिसको आप जनरली जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आप काम करते हैं, ये कुछ वैसा काम हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च क्या होता है? मान लेते हैं आप कोई एक इंस्टीट्यूट बॉडी ले लीजिए, गवर्नमेंट का CSIR ले लीजिए, ICMR ले लीजिए, तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट निकालते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने निकाले हैं, इनको कोई फिल करेगा। जैसे आपने एम फॉर्म कर ली, तो आप इन प्रोजेक्ट्स के लिए एप्लीकेशन दोगे और आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो इस टाइप की आप रिसर्च को आप बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च। कि किसी इंस्टीट्यूट ने, किसी फॉरेन कंपनी ने आपका जो है कोई रिसर्च प्रोजेक्ट निकाला या रिसर्च निकाली, और आपने कोई और जो है कर रहा है, यानी आपने एप्लीकेशन दी और आपको मिल गया, तो मीन्स निकाला किसी और ने है, आप उनके बिहाफ पे जो है वो काम कर रहे होते हो। कोलैबोरेटिव रिसर्च क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे नाइपर आपका रायबरेली है, उसका कोलैबोरेशन आपका CDRI के साथ है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये दोनों मिलके आपका कोई रिसर्च पे काम करेंगे, कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। इस टाइप की रिसर्च को आप बोलते हो कोलैबोरेटिव रिसर्च। ठीक है, जहां पर एक या एक से ज्यादा आपके इंस्टीट्यूट है। अब एनिमल्स आपका, जनरली आप सोचते हैं कि एनिमल्स बहुत सस्ते आ जाते होंगे या कुछ ऐसा होगा, लेकिन महंगे एनिमल्स आते हैं। जो आप माउस देखते हैं, रेट देखते हैं, या ये आपके प्राइस जो है, ये CDRI के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें आपको 3 तरीके के प्राइस मिलेंगे। एक इन ब्रीडिंग के लिए, आउट ब्रीडिंग के लिए, उसके बाद उसको खरीद कौन रहा है, आप
CDRI के अंदर ही किसी स्टूडेंट को चाहिए, या उसके बाद और किसी लैब को जो कि गवर्नमेंट की है उसको चाहिए, या फिर किसी कंपनी को चाहिए, या प्राइवेट कॉलेज को चाहिए। ठीक है, तब आप देखते हैं। जैसे माउस है यहाँ पर, आउटब्रीड है, 130 रुपये प्राइस है जो CDRI के अंदर काम करते हैं स्टूडेंट्स या जो भी साइंटिस्ट है उनके लिए। 200 रुपीज उनके लिए है जो कि आपकी दूसरी लैब्स हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट लैब्स है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए 400 रुपये का है। इसी तरीके से आप रैट में देखेंगे, हैमस्टर का देखेंगे, गैप्रिल्स का देखेंगे, गिनिया पिग का, रैबिट का। तो सबके प्राइस आपको अलग अलग है। जैसे रैबिट का प्राइस आप देखिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए 4400 रुपये, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए 2200 रुपये, CDRI के लिए आपका 1500 रुपये। तो इस तरीके से आप एनिमल्स को खरीदते हैं या प्राइसिंग होती है। फर्स्ट आपका जो कमेटी है IAEC, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। जिस भी इंस्टीट्यूट में एनिमल के ऊपर काम होता है, जहां पर भी एनिमल के ऊपर काम होता है, वहां ये कमेटी हमेशा होती है, IAC। और ये इंस्टीट्यूट लेवल की कमेटी है, कोई आप ऐसे इसको नहीं बोल सकते कि कोई गवर्नमेंट लेवल की कमेटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी है, स्टेट गवर्नमेंट की कमेटी, ये इंस्टीट्यूट लेवल की है। फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए जामिया हमदर्द का, एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप ICT मुंबई का, अगर वहाँ पे एनिमल पे काम होता है तो। एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप डिप्सार का। तो हर एक आपके इंस्टीट्यूट की, जामिया की एनिमल्स एथिक कमेटी अलग होगी, ICT मुंबई की अलग होगी, डिप्सार की अलग होगी। ये आपको याद रखना है, ये इंस्टीट्यूट लेवल पे है। तो कोई प्राइवेट कॉलेज भी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है, तो वहां पर भी अगर एनिमल पे काम हो रहा है तो वहां भी यही कमेटी होगी, IAEC। और ये एक स्ट्रॉन्ग कमेटी होती है, कोई ऐसे ही कोई क्लर्क वगैरह इसके पार्टिसिपेंट नहीं होते। तो सबसे पहले आप IAEC जो है आपकी अब बनाई है, वो आपकी बनती है CPCA के अंडर। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये दोनों कमेटी आपको चलनी है। ये इंस्टीट्यूट लेवल पे है, और जो आपकी सेंट्रल लेवल पे है जो इनको रेगुलेट करती है, डेट इज CPCSE। ये आपकी सेंट्रल लेवल की कमेटी है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, जो आपकी सेंट्रल लेवल की कमेटी है वो इंस्टीट्यूट लेवल पर जो है इनको हैंडल करता है। ये कमेटी को आपकी जो है इनको रिपोर्ट करना होता है, जो आपके फॉर्म वगैरह भरते हैं। तो CPC की फुल फॉर्म होती है आपकी कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑन एनिमल्स। ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखेंगे आपके MCQ में, इवन GPAT में, गेट में, या कोई भी आप ICMR में भी देख लीजिएगा, आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। CPC इवन वाइवा में भी आपसे पूछा जाता है, अगर आप फार्माकोलॉजी का काम कर रहे हैं या आपने कोई फॉर्मुलेशन पे काम किया। तो कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑन एनिमल्स। तो शास्त्री भवन ये आपका दिल्ली में है, इसके अंदर आपका CPCE का एक ऑफिस होता है। ये आपका दिल्ली में है शास्त्री भवन, और यहाँ पर इनका ऑफिस है। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, ब्रीडर हैं, कॉलेजेस हैं, सारे इसी के अंडर आते हैं जहां पर एनिमल का काम होता है। उस तरीके से, जैसे मैंने आपको एस्टेब्लिशमेंट बताया था वर्ड, तो एस्टेब्लिशमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कोई एक इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, फर्म, कंपनी जहां पर एनिमल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो इसलिए ये वर्ड आपको पहले बताए गए थे कि एस्टेब्लिशमेंट लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब ये है। अब ब्रीडर लिखा हुआ आता है, ब्रीडर मैंने आपको बताया था कोई एक कंपनी या फर्म जो एनिमल्स की ब्रीडिंग कराती है और एक टाइप के एनिमल्स को प्रोड्यूस करती है, वो सबका रजिस्ट्रेशन आपका CPCE में होता है। ठीक है, ये आपकी सेंट्रल लेवल की कमेटी है, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। ये आपका शास्त्री भवन न्यू दिल्ली में है इनका ऑफिस। इसमें क्या होता है, आप जो है इस तरीके से, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्यों एनिमल नहीं मरता है, आप रैबिट आई में एट्रोपिन डाल के देखते हैं, आप रैबिट आई में फाइसोस्टिग्मेंट डालते हैं, इसके साथ साथ आप कन्वर्जोमीटर पे काम करते हैं, इलेक्ट्रो आपका मैक्सिमल शॉक है जो, उसके साथ साथ आप जो है एन एनिमल्स के अंदर पेप्टिक अल्सर कॉज कराते हैं। और बहुत सारी डिजीज है, जैसे आप स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का कराएं, आप अल्जाइमर स्टडी कर ले, आप पार्किंसन स्टडी कर लें, आप बहुत सारी ऐसी ड्रग्स की स्टडी करते हैं जिनका रिजल्ट ऑलमोस्ट आपका पहले डिटरमाइंड है, जिसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसलिए आपको एनिमल नहीं दिए जाते। एक रीजन ये भी है कि आप बार बार वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा रहे हैं जिनका आपका रिजल्ट पहले से तय है, इसलिए आपको एनिमल नहीं मिलते हैं। और कुछ आपको ये भी रिस्ट्रिक्टेड है कि आप जानबूझकर एनिमल को कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं दे सकते, एक ये भी है। उसके बाद जो आपकी गाइडलाइंस है कि जहां आप एनिमल को रख रहे हैं, जिस केज में रख रहे हैं,
उसमें प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। एक ही केज में आप सारे एनिमल आप नहीं रखेंगे, जितना प्रॉपर स्पेस है वही। और 24 आवर्स जो है एनिमल्स को फूड और वाटर दोनों की सप्लाई आपको रहनी चाहिए। और बेडिंग, बेडिंग क्या होता है, जहां पर एनिमल नीचे आपका केज के नीचे आपका कुछ आप ऐसा बेड टाइप बना देते हैं कि उनको सफिशिएंट रहे। नेक्स्ट, नीडलेसली म्यूटिलेटिंग एनिमल और किलिंग ऑफ एनिमल, क्या आप फालतू में सेक्रीफाइस ना करें सीखने के लिए, या फिर कुछ आप अपनी तरफ से उसमें ना ऐड ऑन करें कोई एक्सपेरिमेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये बेडिंग होती है जो जिसके लिए मैं आपको बोल रहा था। ये आप खाने का देख रहे हैं, इसको आप पैलेट्स बोलते हैं इस तरीके की, ये जो है। और ये आप वाटर बॉटल देख रहे हैं जो आपकी 24 घंटे आपकी लगी रहती है, इनको फिल करना होता है। और ये आपका खाना है जो एनिमल्स खाते हैं, और ये नीचे जो है आप इसको बेडिंग बोलते हैं। अब इसमें क्या है, सीपीएससी के काम क्या है कि सिर्फ रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट ही, रजिस्टर्ड जो आपकी कंपनीज है, फर्म्स है, इंस्टीट्यूट ही, वहीं ये बिजनेस कैरी करे ब्रीडिंग का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनीज कैरी करते हैं। जैसे मैंने सीडीआरआई को दिखाया आपको प्राइस, तो वो आपका ये बिजनेस करती है, उसमें आपका इंस्टीट्यूट है जो बाहर भेजता है। सीएसआर एमटेक, ये आपका चंडीगढ़ में लैब है, ये भी काम करते हैं। हिसार में कॉलेजेस हैं, दिल्ली में हैं, वो आपका एनिमल में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए स्टॉकिस्ट, अगर कोई ये काम करना चाहता है तो सबसे पहले उसको जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी पड़ेगी। और ये बिजनेस आपको एस्टेब्लिशमेंट करने से 60 दिन पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपका एक्सपेरिमेंट ऑफ एनिमल्स रूट 1998 के अंदर। तो 60 दिन पहले आपको ये सब कराना पड़ता है। अब एप्लीकेशन में आपको क्या क्या देना होता है, आप कहाँ एक्सपेरिमेंट कर कंडक्ट कराएंगे, एरिया कितना बड़ा है, आप जहाँ पर आपका एनिमल के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होते हैं वो एरिया अलग होना चाहिए, जहाँ एनिमल आपने स्टोर किया है वो अलग होना चाहिए, जहाँ पर आपका एक्सपेरिमेंट जो करेगा पर्सन, वो उसके बैठने का, उसके कपड़े चेंज करने का, उसके खाने का पीने का, एंट्री का। एंट्री आप एनिमल हाउस में देखेंगे तो डबल डोर एंट्री होती है। आप एक डोर को क्लोज करते हैं फिर अगला डोर खोलते हैं ताकि इन्फेक्शन ना जाए। डिटेल्स कि आप कौन कौन से ब्रीडिंग एनिमल्स को रखेंगे, इसके साथ साथ वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, जो भी आप डालेंगे उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वही। और आपके पास ट्रेन्ड मैन पावर कितनी है, कितने लोगों को वहां पर एलिमेंट हैंडलिंग आपकी आती है, कोई वेटनरी से है, कोई फार्मा से है, या कोई और है। इसके बाद जैसे ये केजीज होते हैं आपने शायद देखे होंगे। ठीक है। तो एवरी रजिस्टर्ड जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे कोई कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, अगर वहां पर एनिमल का काम हो रहा है तो आपको आपको डे टू डे रजिस्टर मेंटेन कराना होता है। या आप खुद काम करेंगे तो आपको भी करना है कि आज आपने इतने एनिमल सेक्रीफाइस किए, आपकी एंट्री इस टाइम हुई थी और आपने इस टाइम एनिमल हाउस को छोड़ा, आपने एंट्री इस टाइम हुई, आपकी एग्जिट इस टाइम हुई, तो वो आपको रखना पड़ता है कि आज आपने कितने एनिमल्स पे काम किया, उनका एज क्या था, कितने मंथ्स में थे, उनका जेंडर क्या था, या और कुछ। इसके साथ साथ आपको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसलिए जो एनिमल हाउस है वहां पर आप देखेंगे एयर कंडीशनर आपको लगे हुए दिखाई देंगे। डे लाइट कंडीशंस, जैसे हम 12 आवर्स का रखते हैं, 12 आवर्स लाइट्स ऑन रहेगी, 12 आवर्स लाइट ऑफ रहेंगी। और इसके साथ साथ आप ह्यूमिडिटी को भी मेजर करते हैं। कंफर्टेबल होने चाहिए केजेस, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर फूड एंड वाटर सप्लाई, ये मैंने आपको बता दिया 24 आवर्स। कमेटी के पास ये भी पावर है कि वो सस्पेंड कर दे और रिवॉक करे रजिस्ट्रेशन। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी ने अच्छे से एनिमल हाउस को मेंटेन ना किया हो तो उनका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। अगर बाद में वो दोबारा से एप्लीकेशन डालते हैं, इंस्पेक्शन होता है और सही पाया जाता है तो रिवॉक भी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं आईएईसी की, जो आपका इंस्टीट्यूट लेवल पर कमेटी है। जैसे मैंने आपको बताया था सीपीसीई के ये अंडर है, कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑन एक्सपेरिमेंट एनिमल्स। इसके जो अंडर है वो ये आता है। सीपीसी सारी चीजें देखती है आपकी, इसके अंदर ब्रीडर कौन है, उसके साथ साथ जो बिजनेस कर रहा है, रजिस्ट्रेशन कराना है तो सीपीसी के अंडर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है तो वहां पर होगा, कुछ और एस्टेब्लिशमेंट आपको करना है वो सब सीपीसी के अंडर होगा। तो हम आईएसी की बात करें तो आईएसी इंस्टीट्यूशनल एनिमल्स इथिक कमेटी, ये आपकी एक बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे पर्सन हैं जो कि आपके रिकॉग्नाइज्ड हैं, रजिस्टर्ड है सीपीसीई के अंडर। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो धीरे धीरे काम करते हैं और सीपीसीए के अंडर आ जाते हैं, और वो फिर आगे जो है इंस्पेक्शन करते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के आईएईसी और प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। तो आपका आईएईसी में कौन कौन से मेंबर होने चाहिए वो हम देख लेते हैं। एक आपका बायोलॉजिकल साइंटिस्ट चाहिए,
2 साइंटिस्ट चाहिए जो डिफरेंट बायोलॉजिकल डिसिप्लिन से हो, कोई माइक्रो का है तो दूसरा आपका बायोटेक का हो। इस तरीके से 2 डिफरेंट बायोलॉजिकल डिसिप्लिन हैं। एक आपको वेटनरी के जो आपके साइंटिस्ट हैं या जो आपका पर्सन है वो चाहिए। एक साइंटिस्ट इंचार्ज ऑफ एनिमल फैसिलिटी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये उस जो आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसका इंचार्ज, जिसको भी यूनिवर्सिटी बनाएगी वो, उसके साथ एक आपका साइंटिस्ट जो आपके इंस्टीट्यूट से बाहर का हो, और एक नॉन साइंटिफिक सोशल अवेयर मेंबर। ये क्या काम करता है, ये आपके एनिमल्स, मान लेते हैं आपने आपको 50 एनिमल्स चाहिए थे, तो ये इनके नंबर को कम कराएगा कि आप 40 में कर लो, आप 35 में कर लो, ताकि एनिमल्स को कम से कम हो। तो दैट इज द सोशल अवेयर मेंबर। एक रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनी होगा कमेटी का जो ये बनेगी। तो एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट सबसे पहले, 2 साइंटिस्ट डिफरेंट बायोलॉजिकल से, एक वेटनरी का, एक एनिमल जो आपका एस्टेब्लिशमेंट होगा उसका इंचार्ज, एक साइंटिस्ट आउटसाइड इंस्टीट्यूशन से, एक नॉन साइंटिफिक, और एक आपका रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आईएईसी इन आपके मेंबर से बनी है। आपके पास पेपर में लिखने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन आप जब समझने की बात आती है तो आप सिर्फ आईएईसी लिखाते हैं, ये नहीं पता होता कि वो काम कैसे कर रहा है, उसमें मेंबर क्या है। और यही चीज जब आप आगे जाते हैं, एम फॉर्म में जाते हैं, चाहे आप सूटिस में जाते हैं, फार्माकोग्नोसी में जाते हैं, जहां पर भी एनिमल का रोल आएगा आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता होता कमेटी का। अब आईएसी का वर्क क्या है, कि जैसे मैंने आपको बोला था कि हम प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे, कि कोई एम फॉर्म का स्टूडेंट है, उसको अपने 50 एनिमल्स चाहिए, तो उसने पहले आईएईसी के सामने, आईएईसी को अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करा होगा। अब सबमिट करने के बाद आईएईसी ने उसको एनिमल इशू कर दिए, और ये फॉर्म आपका सीपीसी वगैरह में जाते हैं। अब एनिमल जो इशू करे हैं उसके बाद आईएसी का काम क्या होता है, कि कोई भी एनिमल को अननेसेसरी पेन और सफरिंग ना हो, जो स्टूडेंट काम कर रहा है वो उसको ना करे। अगर कोई एनिमल या कोई आप देखेंगे अनफिट है, उसको ना ले। एनिमल अनफिट है तो उसको आपका अलग कर दे, कोई डिजीज है। इसके साथ साथ जो आपके एनिमल हाउस में काम कर रहे हैं लोग, वो प्रॉपर ट्रेंड होने चाहिए। हो सकता है कोई एम फॉर्म करके आया, जैसे आप लोग ने बी फॉर्म में काम नहीं किया तो उसने भी ना किया हो, तो उसको भी थोड़ा हेल्प मिले। नेक्स्ट, आप कोई भी ऐसी ड्रग इंजेक्ट ना करें या कुछ भी ऐसा इंजेक्ट ना करें जो कि इंजीरियस है, अगर वो आपके प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, आप सिर्फ टेस्टिंग के लिए या मजे लेने के लिए आप कुछ वैसा ना करें। नेक्स्ट, एनिमल्स को प्रॉपर सफिशिएंट साइज मिलना चाहिए, इसकी बात हम कट कर चुके हैं। फूड और ड्रिंक आपको 24 आवर्स मिलना चाहिए। और एनिमल्स की किलिंग अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप ना करें। हो सकता है एनिमल जो काम कर रहा है पर्सन, उसका काम आपका अल्जाइमर डिजीज पे हो, तो अल्जाइमर में आपको मान लेते हैं ब्रेन का पार्ट चाहिए, अब आपको ब्रेन निकालना है तो आपको जो है एनिमल को किल करना पड़ेगा। तो ये नीडलेस नहीं है। नीडलेस का मतलब होता है कि आपको सिर्फ ब्लड का एक एमएल चाहिए था, उसके लिए आपने एनिमल को किल कर दिया। दैट इज द नीडलेस किलिंग ऑफ एनिमल। इसके साथ साथ आप रिकॉर्ड मेंटेन रखेंगे, कि आपने, जैसे मैंने आपको बताया था, रजिस्टर आपको मेंटेन रखना होता है, कि आप जो है कितने एनिमल मारे आपने, सेक्रीफाइस किए, कितने एनिमल्स का आपने यूज किया, आप किस टाइम आपने एंट्री ली, किस टाइम आप एनिमल हाउस से बाहर गए। इसके साथ साथ जो आपको फॉर्म यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वो आपका फॉर्म बी होता है, जो आपको फिल करके देना होता है, जिसमें आपके गाइड का नाम, उन्हें कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप पहली बार हैंडल कर रहे हैं आपका प्रोजेक्ट, और आपके प्रोजेक्ट में एनिमल्स क्यों चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट्स के लिए देखिए कि हमें जरूरत क्या है। तो सबसे पहले, फॉर द पर्पज ऑफ एडवांसमेंट बाय न्यू डिस्कवरी ऑफ नॉलेज, कि कुछ ऐसा नई ड्रग या कुछ और आपका हो गया है। जैसे इस एनिमल को, आप रैबिट को देख रहे हो कि जैसे यहाँ पर कलर किया गया है, तो आप हेयर डाइज जो देखते हैं उसकी टेस्टिंग के लिए भी आप करेंगे कि इरिटेशन तो नहीं है। प्रोलॉन्गिंग लाइफ, कोई ऐसी ड्रग, कॉम्बैटिंग एनी डिजीज इन ह्यूमन बींग, ये सबसे ज्यादा रहता है। और इसके बाद देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट्स नॉट बी परफॉर्म्ड इन स्कूल्स, कॉलेज इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर अटेनिंग ट्रेनिंग। इसलिए आपको नहीं होता कि स्किल्स करने के लिए या ऐसे कुछ करने के लिए, नहीं, आपको प्रॉपर काम करना है एम फॉर्म में या एमएससी में, तभी आपको मिलेगा। तो एक्सपेरिमेंट जो भी परफॉर्म हो, किसी सुपरविजन के में हो, जैसे आपको मैंने बोला कि आपके जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है जिसके अंडर चलता है, वो आपका सुपरविजन में काम करे। उसके बाद साथ पोस्ट ग्रेजुएट है कोई, या उससे अबव है, पीएचडी है, उसमें लाइफ साइंस, फार्मेसी और वेटनरी साइंस में आपको एनिमल मिल सकते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट
आप रिपीट नहीं करेंगे जिसका रिजल्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं मिलेगा। जैसे आप बी फार्मा में देखते हैं कि आपको इसलिए एनिमल्स नहीं मिलते हैं क्योंकि उनके रिजल्ट पहले ही पता है हमें। आप वही चीज थ्योरी में पढ़ते हो और वही आप प्रैक्टिकल में लिखते हो। अगर कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें एनिमल को पेन हो सकता है या पेन ज्यादा होता है तो आप लोकल एनेस्थीसिया उन्हें दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें हो सकता है कि आपको आइस से आपका ब्लड लेना है, जो आपको एक्साइट होती है रेटिकुलो से, तो वहां से अगर आपको ब्लड लेना है तो आप पहले आइज में लोकल एनेस्थीसिया आप डालेंगे, चाहे आप यहाँ पर ड्रॉप से डाला हुआ आप ड्रॉप एक ड्रॉप डालिए। लो अब जब एनेस्थाइज हो जाएगा तब उसके बाद आप कैपिलरी से ब्रेन आपका ब्लड ले सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेटा। जनरली ये आपने नाम सोशल मीडिया पे देखा होगा, दैट इज द पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो इसकी शुरुआत थी और इसमें सबसे ज्यादा नाम जो लिया जाता है वो मेनका गांधी का लिया जाता है। इनका बहुत बड़ा रोल है पेटा को बनाने में। दैट इज द पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। और हर साल जो पेटा है वो अपना एक पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड देता है, और इस साल जो है सोनाक्षी सिन्हा को, जो आपकी एक्ट्रेस है, उनको ये अवार्ड मिला था पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। कि जो लोग वेजिटेरियन है या एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं, उनको जो है आपका अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनके लिए कोई चैरिटी ओपन किया हुआ है, तो इस तरीके से आपका रखता है। ऑफेंसेस या पेनल्टी की बात करें, अगर आप ये आपका अब नहीं लागू होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अब आप कुछ ऐसा करेंगे तो बच जाएंगे, अब जो है अमेंडमेंट हो गया। अगर कोई एनिमल्स को क्रूअली ट्रीट करता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको 50 रुपये फाइन, अगर आप पहली बार कर रहे हैं। रिपीट है तो आपको 100 रुपये फाइन और 3 महीने की जेल। तो इसी वजह से अब तक एनिमल सफर करते आए हैं। अब 100 रुपये देना किसके लिए मुश्किल है, और 3 मंथ की जेल वो आपके रिपीट इंस्टेंस में है। पहली बार अगर आप कुछ कैसा करेंगे तो 50 रुपये दे के छूट जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे भी आजकल 50 से ज्यादा रुपए दे देंगे। ब्रीच ऑफ कंडीशन इम्पोज बाय कमेटी, अगर कोई कमेटी करती है तो एक्सटेंड अप टू 200 रुपीज का आपका हो सकता है, ये पहले। और कन्वेंशन, अगर आपका कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन में होता है या जो पर्सन इंचार्ज है वो करता है, उसके अगेंस्ट आपका एक्शन होगा। कि जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे आपकी कमेटी है, अगर उसके अगेंस्ट होता है तो आपका पर्सन इंचार्ज पे जो है वो एक्शन होगा। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है उसमें देखिए तो एक वर्ड आपका निकल के आया था, बेस्टेलिटी। इसमें क्या होता है, अगर कोई ऐसे एक्चुअली ये केस ऐसे हुए हैं, इस वजह से जो है आपका अमेंडमेंट आया है कि कोई जो आपका ह्यूमन है वो एनिमल्स के साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी या इंटरकोर्स करता है तो उसमें जो है आपको सजा हो सकती है, और 50,000 रुपये आपके ऊपर फाइन लगेगा, और जो कि 75,000 तक जा सकता है। और उसके बाद जो है आपको 3 साल से 1 से 3 साल तक की आपको जेल भी हो सकती है, ये आपका रहता है। ठीक है। और अगर किल करता है एनिमल को तो 5 इयर्स की इम्प्रिजमेंट है और फाइन है। इसमें एक वर्ड यूज होता है ग्रूसॉम। इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके एनिमल को एक्सट्रीम पेन और सफरिंग पे लेके जाती है। डेट इज द अमेंडमेंट जो 2022 में आया है कि आपका बेस्टेलिटी जो है, इंटरकॉर्स के लिए कोई ह्यूमन जो है किसी एनिमल का यूज करता है और उसको पेन देता है या फिर कुछ ऐसा सफरिंग करना पड़ता है, तो 50,000 से लेकर 75,000 तक का फाइन, और उसके साथ साथ आपकी जेल है जो कि 1 से 3 साल तक की है। और पनिशमेंट अगर है, अगर कोई किल करता है तो 5 साल तक का आपका पनिशमेंट है। इसके साथ साथ कुछ एक दो पॉइंट और इंक्लूड करना चाहूंगा मैं। जैसे आप लोग डायरी में देखते हैं कि काउस हैं या बफेलोज हैं, उनको जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी आपका इस एनिमल क्रुएलिटी एक्ट 1960 के अंदर आता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरी है। ये आपका नंबर है पेटा का। अगर आपको कोई एनिमल ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में दिखता है या डेंजर में दिखता है, तब आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो पेटा के आपके वर्कर है वो आके उस एनिमल को फिर आगे संभाल लेंगे। तो सिर्फ आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉज को पढ़ेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा, और जूरिस्ट से फिर ज़्यादा बोरिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपको और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। So this is all about the Animal Cruelty Act 1960. I hope you like the video. You can subscribe our channel Pharma Power. Thank you so much and all the best.